हाय, वेलकम टू स्टडी आयक्यू. स्टडी आयक्यू मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. माझे नाव राकेश गवालरे आणि आजचा हा व्हिडिओ मध्ये आपण बघून घेणार मे 2021 महाराष्ट्र विशेष करंट अफेयर. हमेशा की तरह इसका सारा कंटेंट मराठी में है और ये उसका फर्स्ट पार्ट है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. एमसीक्यू के माध्यम से डेटा आपके सामने रखता हूं. पहिला प्रश्न तुमच्या समोर आहे. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक वेब पोर्टलचे ऑनलाइन उद्घाटन करण्यात आले, या संदर्भात सत्य आहे. अब पहले तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या है. तो देखिए, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक. अब इसमें क्या होगा कि जितने भी हमारे महाराष्ट्र में उद्योग हैं उन सब का हमें एक डेटा चाहिए ताकि हम उस डेटा का एनालिसिस कर पाए और एनालिसिस करके ये देखें कि हमारे उद्योगों को किस चीज की रिक्वायरमेंट है या इसमें कौन सी चीज अच्छी हो रही. उससे हम क्या कर सकते हैं और आने वाले समय में उद्योगों को और अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं, उनमें उन्नति कर सकते हैं. इस वजह से हमने ये एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है. इस वेब पोर्टल का नाम क्या है? महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक. इंपॉर्टेंट है ये, इसका आपको नाम पता होना चाहिए. इसमें मुझे लगता है सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी के सारे पॉइंट्स भी आपको मैं बता देता हूं. औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक हे राज्याचा भौगोलिक क्षेत्रातील औद्योगिक प्रगतीचे मापन करणारे महत्वाचे साधन आहे. यानी इससे क्या होगा, हमारी जो औद्योगिक प्रगति है उसका एक प्रकार से मापन होगा. क्योंकि अगर उद्योगों का हमें जो बढ़ने का या वृद्धि का प्रमाण है वो अगर मिल जाए तो डेफिनेटली हम उससे उसका मापन कर सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं. दूसरा पॉइंट बघा, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक या संकेतस्थळाचा माध्यमातून राज्यातला औद्योगिक क्षेत्राचा वाढीचा कल लक्षात येईल. डेफिनेटली ये भी होने वाला है कि हमारे उद्योग में कितनी वृद्धि हो रही है ये भी हमें दिखाई देगा. राज्याचा अर्थचक्राला गती देण्यासाठी राज्याचे उद्योग धोरण ठरवून ते प्रभावीपणे राबवण्यासाठी तसेच धोरणाचा नियमित आढावा घेण्यासाठी हे संकेतस्थळ निश्चितच उद्योगी ठरेल. यानी डेफिनेटली हम हमेशा एक रेगुलर इंटरवल पे उससे एक रिपोर्ट टाइप ले सकेंगे कि किस प्रकार से क्या उन्नति हो रही है, क्या कमी है और क्या किया जा सकता है. मग याचं उत्तर आहे का? वरील सर्व. अब इसमें याद करने जैसा सिर्फ ये एक पॉइंट भर आपको याद रखना है. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, इसका एक वेब पोर्टल आया है, यही इसका नाम है, ये आपको ध्यान होना चाहिए. मग पुढचा प्रश्न बघा. पीक कर्ज वितरित करण्यामध्ये सुलभता येण्यासाठी महसूल विभागाने बँकांसाठी संकेतस्थळ सुरू केले आहे, या संदर्भात सत्य है. आप देखिए ये क्या है, इसके बारे में मैं बात कर लेता हूं पहले, फिर हम इसको रीड करेंगे. आपको पता है, जैसे ही कोई किसान या कोई व्यक्ति लोन लेने के लिए जाता है तो उसके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं कि आपके पास कितनी जमीन है और वो जमीन किस प्रकार की है. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई झूठे या फ्रॉड डॉक्यूमेंट भी लेके आ जाए. सभी लोग ऐसा नहीं करते बट ये संभव है. तो इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या किया है, एक डिजिटल मैप या जिसको बोले 7/12 का उतारा, नकाशा जिसको हम बोलते हैं. जैसे आपकी कोई जमीन है तो उसका एक रिकॉर्ड होता है सरकार के पास. वो रिकॉर्ड डिजिटल माध्यम से एक स्थल में यानी एक पोर्टल में डाल दिया जाएगा. और ये जो बैंक हैं वो क्या करेंगे, जो भी व्यक्ति उनके पास लोन लेने के लिए आएगा उससे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनको डॉक्यूमेंट कहां से मिल जाएंगे, जमीन के या उसकी जो संपत्ति है उसके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन तरीके से मिलेंगे. तो ये एक प्रकार से शुरुआत की किसने, हमारे महसूल विभाग ने, यानी राजस्व विभाग ने इसकी शुरुआत की है. ताकि इसमें क्या होता था, बार बार वो जो डॉक्यूमेंट लेके आते थे बंदे वो रिजेक्ट हो जाते थे. क्यों, उसमें कई प्रकार की रिक्वायरमेंट्स होती हैं या उस प्रकार से निकल के नहीं आता. तो ये सब चीजें क्या बैंक अपने आप उसको एक्सेस कर लेगा कि भाई ये व्यक्ति आया है लोन लेने के लिए, तो चलिए इसके डॉक्यूमेंट हम देख लेते हैं. उसको बैंक को ही एक्सेस हो जाएंगे, तो बाकी फिर इसमें फ्रॉड होने की संभावना भी कम हो जाती है. तो इसी के ऊपर है ये. देखिए इसके बारे में बात करते हैं. पीक कर्ज, ये किसके लिए होगा? पीक कर्ज यानी फसल वितरण के लिए ये संभव होगा. अब बात करते हैं, या संकेतस्थळाची सेवा मिळवण्यासाठी बँकांनी महसूल विभागासोबत सामंजस्य करार केल्यामुळे या बँकांमधून डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त 7/12 उतारा, खाते उतारा व फेरफार ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. यानी बैंकों को क्या करना होगा, जो महसूल विभाग है यानी जो हमारा राजस्व विभाग है उसके साथ में करार करना होगा.
और अगर आपने करार कर लिया तो डेफिनेटली वो जो डिजिटल डॉक्यूमेंट है वो आपको उस व्यक्ती के अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, आतापर्यंत राज्यातील 36 विविध प्रकारचा बँकांनी महसूल विभागाशी करार केले आहेत, त्यामुळे या बँकांचा शाखांमध्ये व्यवहार करताना 7/12 उताराची प्रति घेऊन जाण्याची गरज नहीं। 7/12 का जो उतारा है उसकी प्रति लेके बैंक में अब जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बैंकों को वो पहले से अवेलेबल है। केंद्र व राज्य शासनाचा विविध योजना, सरकारी कामकाज, कर्ज प्रकरणे यासाठी 7/12 उतारा, खाते उतारा यांचा प्रति घेऊन जाण्याची गरज उरलेली नाही। देखिए, ये केंद्र शासन के लिए भी है और राज्य सरकार के लिए भी, क्योंकि केंद्र सरकार भी अगर कोई योजना चलाती है तो डेफिनेटली वो डेटा कौन सा यूज करती है, राज्य सरकार का। तो ये दोनों के लिए ही उपयोगी है। मैयाचा उत्तर आहे का वरील सर। मैं फिर से बता दूं, एग्जाम में इतने इजी ऑप्शंस आपको मिलने वाले नहीं है। अब इस पे अगर प्रश्न बनता है इस प्रकार से कि महसूल विभाग और बैंकों के बीच में किस प्रकार का समझौता हुआ है, तो वो पीक कर्ज देने के लिए डिजिटल 7/12 का उतारा अवेलेबल कराने का समझौता हुआ। इतना भर आपको पता होना चाहिए। अभी तक 36 बैंक्स ने इसको क्या किया, साइन कर लिया, और इससे क्या होगा, 7/12 का उतारा उन्हें अवेलेबल हो जाएगा। पुढचा प्रश्न बघा, गृह खरेदीदार आणि बांधकाम व्यावसायिकामधील तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी 4 वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली, या संदर्भात सत्य आहे। आप देखिए, आपने एक सुना होगा रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो देखिए, इसमें यह होता है कि बहुत सारे बिल्डर क्या करते थे, पैसा ले लिया लोगों से और फिर उससे बिल्डिंग ही बना के नहीं दी, या फिर पैसा तो ले लिया पर उससे पोजीशन नहीं दे रहे, या उसकी जो संपत्ति है वो 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, ये होता था। तो इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार ने रेरा बनाया और सभी राज्यों से कहा कि आप क्या करिए, अपने यहां पर इंडिविजुअल अलग अलग अपना रेरा भी बनाइए, और उसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि जो व्यक्ति पैसे दे चुका है या किसी करार में है किसी बिल्डर के साथ, उसके साथ फ्रॉड ना हो, उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो हमारे महाराष्ट्र ने बनाया क्या, महारेरा। महारेरा मीन्स क्या, महाराष्ट्र रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये हमारे महाराष्ट्र ने बनाया। और इसमें कई राज्यों ने तो ये रेरा अभी तक बनाया ही नहीं, यानी 2-3 राज्य ऐसे हैं जो अभी भी बाकी है जिन्होंने ये बनाया ही नहीं, बट हमारे महाराष्ट्र ने वो रूल बनाया अभी आज से 4 साल पहले, और उसको बहुत अच्छी तरह से इंप्लीमेंट भी किया। इतना अच्छा इंप्लीमेंट किया कि पूरे देश में सबसे अच्छी तरह से रेरा इंप्लीमेंट करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा महाराष्ट्र। क्या आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं इसके पॉइंट्स, देखते हैं। 4 वर्षात महारेरा संकेतस्थळावर 14,227 तक्रारी करण्यात आल्या, त्यापैकी 9,271 तक्रारींचं निपटारा करण्यात आलं असून रेरा कायद्याचा अंमलबजावणीत अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे। यानी बाकी सभी राज्यों के कंपेयर में हमारा महाराष्ट्र क्या है, आघाड़ी पर है, यानी आगे है, जिसने रेरा को बहुत अच्छी तरह से लागू किया। और यहां पर ये डेटा बिल्कुल भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि 14,227 इतने तकरार आई और उसमें से 9,000 के करीब सॉल्व हो गई, ये बिल्कुल भी आपको याद करने की जरूरत नहीं। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र रेरा को इंप्लीमेंट करने में पूरे देश में पहले स्थान पर है। फिर आगे बात करते हैं, गृह खरेदीचा तक्रारी ऑनलाइन पद्धतीने ऐकणारे महाराष्ट्र देशातील एकमेव राज्य आहे। यह भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूरे देश में जो गृह खरीदी से संबंधित जो विवाद है या तकरार है, उसको ऑनलाइन तरीके से एक्सेप्ट करना और उसका सोल्यूशन लेना, ये पूरे भारत में एकमात्र राज्य है जो ऑनलाइन तकरार लेता है और उसका सोल्यूशन भी करता है रेरा के अंतर्गत। इसे कहा जाता है क्या, महारेरा। मग याचा उत्तर आहे का, दोन्ही बरोबर आहे। तो इसमें से याद करने जैसा क्या, आपको ये याद करना है, महारेरा 4 साल पहले आया था, उसको सबसे अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया हमारे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन तरीके से रेरा के अंतर्गत तकरार लेने वाला महाराष्ट्र एकमात्र राज्य है, एकमेव राज्य है। पुढचा प्रश्न बघा, स्नेक आय लसर्टा या दुर्मिळ प्रजातीची पाल खोपोली रायगढ़ जिल्ह्यात सापडली, या संदर्भात सत्य आहे। तो देखिए, आपको पता होगा हमारा ये जो पूरा वेस्टर्न
महाराष्ट्र है, यानी यहां पर अगर हम बात करें ये वाला जो पार्ट है, तो ये क्या है, बायोडायवर्सिटी वाला क्षेत्र है, यानी कई प्रकार के जीव जंतु आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, विविध जैव विविधता बहुत है वहां पर। तो इसमें से एक दुर्मिल प्रजाति की पाल है, उसका नाम क्या है, स्नेक आई लसर्टा, ये उसका नाम है, और ये देखने को मिली है कहां पर, खोपोली रायगढ़ में देखने को मिली है। तो इससे संबंधित कुछ डेटा है उसको देख लेते हैं हम। जैव विविधतेने संपन्न असणाऱ्या पश्चिम घाटाजवळ असल्याने खोपोली परिसरात साप व इतर सरीसृप प्राण्यांमध्ये तसेच पक्ष्यांमध्ये बरीच विविधता आढळते। तो ये आपको पता होना चाहिए कि काफी जैव विविधता आपको यहां पर देखने को मिलती है खोपोली के आसपास, जो किसमें है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। खैर इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट ये फॉरेस्ट सर्विस या बायोडायवर्सिटी से संबंधित कोई प्रश्न इसके ऊपर बन सकता है, इसलिए मैंने इसको डाल दिया। फॉरेस्ट सर्विस में तो इस प्रकार के प्रश्न डेफिनेटली आपको देखने को मिलते ही हैं। पाल सदृश प्राण्यांमध्ये पाली, सरडे, साप सुरली, ये सारे नाम बिल्कुल आपको याद नहीं करना है, घोरपड यांचा समावेश होतो। लस टिर्ड ही प्रजात यांपेक्षा पूर्ण भिन्न आहे, यानी सभी को लगता है ये पता है किस प्रकार से दिखता है। आपने अगर छिपकली देखी हो, छिपकली टाइप दिखता है, पर थोड़ा सा इसका आकार अलग होता है, तो सभी लोग उसको छिपकली समझ लेते हैं, बट वो दरअसल छिपकली होती नहीं, और ये बहुत दुर्मिल है, ज्यादातर देखने को नहीं मिलता, फिर भी देखने को मिला है, इस वजह से तो आपको करंट अफेयर में आया है। या प्रजातीतील स्नेक आयसी ही पाल संपूर्ण भारतभर आढळत असली तरी तिचे दर्शन फार दुर्मिळ आहे। पूरे भारत में ही आपको स्नेक आई लसर्टा देखने को मिलता है, बट बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि जो ग्रामीण लोग होते हैं वो इसको मार के खा जाते हैं, लोग तो घोरपड़ को भी मार के खाते हैं, तो सबका अपना अपना है भाई, ठीक है, जो भी है ठीक है। पाल हा सर्वसामान्यानं केळवासना वाटणारा प्राणी असला तरीही तो निरुपद्रवी असा कीटभक्षी जीव आहे। ये क्या करता है, कीटभक्षी है, क्या खाता है, कीड़े खाता है। मग याचा उत्तर आहे बरील सर्प। अब इसमें याद करने जैसा क्या है, तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए, क्या, स्नेक आई लसर्टा, ये देखने को मिला है कहां पर, खोपोली रायगढ़ में देखने को मिला है। ठीक है, इतना इसके लिए सफिशियंट है। पुढचा प्रश्न बघा, अरबी समुद्रावरून येणारी चक्रीवादळे, मुसळधार पाऊस इत्यादी हवामान विषयक घडामोडी पूर्वानुमान देणाऱ्या डॉपलर रडारांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय हवामान विभागाने घेतला आहे, या संदर्भात सत्य है। तो आपको पता होगा एक होता है डॉपलर रडार, जो किसके ऊपर काम करता है, डॉपलर इफेक्ट के ऊपर काम करता है। डॉपलर इफेक्ट आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इसके ऊपर प्रश्न एमपीएससी में भी आते रहते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है डॉपलर इफेक्ट को। ठीक है, इसको स्टडी कर लेना है, काफी डिटेल में है और मैं इतना शॉर्ट में उसको बता नहीं पाऊंगा, इसलिए हम जो ये क्वेश्चन है इसी के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। डॉपलर रडार ये क्या करता है, आपको पता होगा हमारे यहाँ पर बहुत चक्री बादल आते हैं, चक्री बादल यानी क्या, साइक्लोन, और वो काफी क्या करते हैं, तबाही मचाते हैं, उनके साथ बारिश भी आती। बट अगर हमें उसका सही सही पूर्वानुमान हो जाए कि हाँ भाई इस वक्त चक्री बादल यहां पर आने वाला है, तो हम उस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि अब तो हमें प्रकृति के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ता, हम पहले से अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ इधर चक्री बादल या साइक्लोन आने वाला है, तो हम वहां से लोगों को वेकेट कर सकते हैं, या वहां पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है उसको तैनात कर सकते हैं ताकि लोगों को बचाया जा सके, उनको सुरक्षित किया जा सके। तो इसके लिए और ज्यादा डॉपलर रडार के क्या किए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। महाराष्ट्र में कहां कहां, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और विरार, यहां पर छोटे छोटे डॉपलर रडार लगाए जाएंगे ताकि हमें सही सही इसका पूर्वानुमान हो सके किसी भी प्रकार की नेचुरल कैलेमिटी का, किसी भी प्रकार की, से मतलब है चक्री बादल और मूसलाधार पाऊस, इसी के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। पुण्यातील IITM संस्था भारतीय हवामान विभागाचा सहकार्याने मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे आणि विरार येथे छोटे डॉपलर रडार बसवणार आहे। अब ये IITM आपको पता होना चाहिए, पुणे में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये इसका फुल फॉर्म है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, पुणे में है, और ये भारत का हवामान विभाग इसे कहा जा सकता है। तो ये भारतीय हवामान विभाग के अंतर्गत ही आप इसको मान सकते हैं। ये क्या करेगा, यहां पर बहुत सारे डॉपलर रडार की स्थापना करेगा। फिर आगे बात करते हैं, या रडारला 250
किलोमीटर पर्यंतचा क्षेत्रावर लक्ष ठेवता येईल। देखिए अभी भी हमारे पास वो राडार हैं, बट वो बहुत कम है, उससे हमें करीब 50 किलोमीटर या 60-70 किलोमीटर तक की इंफॉर्मेशन मिल जाती, बट 250 350 इतना अगर हमें अनुमान लग जाए कि इतनी दूर वो साइक्लोन है, तो हम उस हिसाब से अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, 250 किलोमीटर तक की हमें क्या मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। समुद्र आणि जमिनीवरील घडामोडी, पाऊस इत्यादी माहिती याद्वारे मिळू शकेल। ठीक आहे, डॉपलर राडार हा एक विशेष राडार आहे जो अंतरावरील वस्तूविषयी वेग डेटा तयार करण्यासाठी डॉपलर प्रभावाचा वापर करतो। ये डॉपलर प्रभाव का, डॉपलर इफेक्ट का यूज करता है, इसी वजह से इसे डॉपलर राडार भी कहा जाता है। डॉपलर इफेक्ट आपने सुना होगा, उसके बारे में मैं बता सकता हूं, बट काफी डिटेल में बताना होगा, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैयाचा उत्तर आहे का, वरील सर्व। अब इसमें याद करने जैसा क्या, याद करने जैसा है IITM। ये क्या करेगा, डॉपलर के छोटे छोटे राडार स्थापित करेगा। कहां पर, इन 4 जगह में, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और विरार में, ताकि हमें पहले से साइक्लोन और मूसलाधार बारिश के बारे में पता लग सके। पुढचा प्रश्न बघा, हॉलिवूड मधील अभिनेते अश्टन कुचर व मिला कुनिस यांच्यासह 2020 सालचे ग्लोबल टीचर पुरस्कार विजेते व भारतीय शिक्षक रणजीत सिंग डिसले याची ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज अकेडमी वर नेमणूक करण्यात आली आहे, या संदर्भात सत्य आहे। तो पहले तो आपको यही डेटा पता होना चाहिए, और ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये रणजीत सिंह जी डिसले, इन्हें क्या मिला है, ग्लोबल टीचर अवार्ड भी इन्हें प्राप्त हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। अब इनकी एक जगह और नेमणूक हुई है, वो कहां पर, ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज अकेडमी। ये काफी प्रसिद्ध एकेडमी है, और इसके बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, बट वो एडिशनल ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से मैंने इसको शॉर्ट में ही रखा। आगे बात करते हैं, इसके पॉइंट्स देखते हैं। महाराष्ट्राचा सोलापूर जिल्ह्यातील परिटेवाडी या खेड्यात प्राथमिक शिक्षक असलेले डिसले यांनी गेल्या वर्षीचा अखेरीस $1 अब्ज अमेरिकी डॉलरचा हा पुरस्कार जिंकला होता। कौन सा, ये वाला ग्लोबल टीचर पुरस्कार अवार्ड। आप सोचिए इतना उन्हें पुरस्कार मिला, $1 अब्ज अमेरिकी डॉलर। अब सोचिए $1 कितने के बराबर होता है, लगभग 70 रुपए के बराबर होता है, तो उन्हें काफी बड़ी रकम मिली होगी। याच पुरस्काराचे साधणाऱ्या 50,000 अमेरिकी डॉलरचा पुरस्काराचा निवड समितीवर आता त्यांना नियुक्त करण्यात आले आहे। इसके अलावा इन्हें और एक 50,000 अमेरिकी डॉलर वाले पुरस्कार के लिए भी एक समिति में इन्हें नियुक्त किया गया। फिर और देख लीजिए, खैर इतना इंपॉर्टेंट मुझे लगता नहीं है। चेग्या शिक्षण तंत्रज्ञान कंपनीचा नानफा तत्वावर काम करणारा check.org चा सोबतीने वारके फाउंडेशनने हा पुरस्कार सुरू केला आहे। तो ये पुरस्कार ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज अकेडमी वाला, ये किसने शुरू किया, check.org इसने शुरू किया है। तो इसमें इतना कोई खास नहीं है, आपको याद करने जैसा है कौन सा, इन्हें, क्योंकि ये पुरस्कार इंपॉर्टेंट नहीं है, वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें पहले भी ये पुरस्कार मिल चुका है। रणजीत सिंह डिसले, ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार उन्हें मिल चुका है, ग्लोबल टीचर पुरस्कार। तो मैंने ये जस्ट रिमाइंड करने के लिए इसको डाल दिया, और फिर एडिशनल अगर आप ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज अकेडमी अवार्ड ये भी याद कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। पुढचा प्रश्न बघा, सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पांतर्गत एकल स्तंभ तंत्रज्ञानाचा वापर करून पूल उभारण्यात येणार आहेत। या तंत्रज्ञानाचा वापर करून या पुलांखाली 176 खांबांची उभारणी केली जाणार आहे, या संदर्भात सत्य आहे। आप देखिए, आपको पता होगा हमारे समुद्र के किनारे पर ये हमारा भारत है, और यहां पर हमारी मुंबई है, और ये समुद्र के किनारे पर है। ठीक है, आपको पता होगा, तो बहुत सारे हमें क्या पुल की रिक्वायरमेंट होती है, और वो जो पुल बनते हैं वो सिंगल खंबे के नहीं बनते। सिंगल खंबा का मतलब क्या, एक ही खंबे का नहीं बनता, बल्कि क्या होता है उसमें 2-3 खंबे लगते हैं, या कभी कभी तो इस प्रकार का पुल बनता है ये। बट अब जो पुल बनने वाला है ये कैसा, सिंगल खंबे का बनने वाला है। सिंगल खंबे का कैसा होगा समझना, यहां पर मैं बना के दिखाता हूं, आपने देखे भी होंगे कई बार। इस प्रकार का एक बड़ा सा खंबा होता है, और वो इतना पावरफुल होता है कि एक ही अकेला ही ये पूरे ब्रिज का जो भार है वो संभाल लेता है। ऐसे ही यहां पर भी एक ये खंबा लगाया आपने,
तो सिंगल खंबे का पुल अभी तक हमारे पूरे भारत में नहीं था। ये पहली बार हमारे महाराष्ट्र में यानी मुंबई में सागरी किनारे पर इस प्रकार का पुल बनाया जाएगा। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। भारतात पहिल्यांदाच एकल स्तंभ मोनोपाईल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे। यानी एकल स्तंभ मोनोपाईल सिंगल खंबाचा एक खंबा का जो पुल बनने वाला है ये भारत में पहली बार बनने वाला है। मुंबई महानगरपालिकेचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असणाऱ्या सागरी किनारा मार्गांतर्गत साधारणपणे 34 मीटर रुंदीचे व सुमारे 2100 मीटर लांबीचे पुल बांधण्यात येणार आहे। तो इसमें लगभग कितना आप इसको बोल सकते हो कि लगभग 2000 किलोमीटर मीन्स क्या 2000 मीटर मीन्स क्या 2 किलोमीटर के लगभग का ये पुल बनेगा। और ये क्या होगा सिंगल खंबा पुल होगा, यानी एक ही खंबा उसमें रहेगा उसके नीचे और पुल बनाया जाएगा। और ये इस प्रकार का भारत में बनने वाला पहला पुल है। तो इसका आंसर क्या है दोनों बरोबर। अब इसमें याद करने जैसा क्या सिंगल खंबा पुल हमारे मुंबई में बनाया जा रहा है, सिर्फ इतना ही इसके लिए सफिशियंट है। पुढचा प्रश्न बघा और ये काफी इंपॉर्टंट लगता है मुझे। राज्यातील साखर कारखान्यातील इथेनॉल प्रकल्पातून प्राणवायू निर्मितीचा देशातील पहिला प्रायोगिक प्रकल्प औरंगाबाद येथे यशस्वी झालं, या संदर्भात सत्य आहे। आप देखिए आपको पता होगा कि इस कोरोना काल में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, तो जगह जगह पर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जिसको कहते हैं बनाने के या कन्वर्ट करने के संयंत्र लगाए गए। तो उसमें हमारे औरंगाबाद में इथेनॉल जहां पर कि ये क्या है शक्कर का कारखाना है, इथेनॉल से ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके ऑक्सीजन निर्माण किया जाए ऐसा भारत का पहला संयंत्र कहां पर लगाया गया औरंगाबाद में। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि इथेनॉल से ऑक्सीजन कन्वर्ट करने वाला भारत का पहला प्रकल्प कहां पर लगाया गया तो औरंगाबाद में लगाया गया। अब देखिए इसमें होता यह है कि आप सभी जानते हैं कि वायुमंडल में वायु कितनी होती है 21% होती है, इतनी होती है। और लगभग 71% या 70% के अराउंड में क्या होती है नाइट्रोजन होती है। तो हम जब स्वस्थ रहते हैं तब तो हम क्या करते हैं बहुत अच्छे से सांस ले लेते हैं। ये जो 21% ऑक्सीजन है इतने में हमारा काम चल जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन भी हम इनर्ट करते हैं यानी अंदर लेते हैं बट उसको हम बाहर निकाल देते हैं। बट जब आदमी बीमार होता है तब वो इसमें से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पाता। और आपने देखा होगा इस कोरोना में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ी, तो उस दौरान उन्हें क्या करना होता है लगभग 93% के अराउंड ऑक्सीजन होनी चाहिए, ऐसी हवा उन्हें दी जाती है। जो ऑक्सीजन का मास्क लगाया जाता है उसमें यही होता है। उसमें से हम क्या करते हैं ये वायुमंडल है, इसमें से अगर हम क्या करें एक गैस का इतना मान लीजिए इतनी हवा ले ली हमने और उसमें से नाइट्रोजन और बाकी जो गैसेस है वो निकाल के अलग फेंक दी, तो उसमें क्या बचेगी ऑक्सीजन बचेगी। उसको जो बीमार व्यक्ति है या जिसको सांस लेने में तकलीफ हो रही वो आसानी से सांस ले पाएगा। तो ऐसा ये प्रकल्प है। तो यहां पर देखिए मैंने यहां पर मेंशन किया है। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि इथेनॉल से ऑक्सीजन बनाने का भारत का पहला प्रकल्प कहां पर लगाया गया तो औरंगाबाद में लगाया गया, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर इससे संबंधित कुछ डेटा और देख लेते हैं हम। मळी आणि इथेनॉल निर्मितीचा टाक्यामध्ये गरम हवेचे शीतकरण करून वरच्या बाजूला राहणारा नाइट्रोजन काढून टाकला जातो। इसमें क्या होता है शीतकरण किया जाता है। जो गरम इथेनॉल होती मली और इथेनॉल, मली मीन्स क्या कीचड़ आप जानते होंगे उसको, और इथेनॉल में से जब उसका शीतकरण किया जाता है तो उसमें से नाइट्रोजन को हम ऊपर आ जाती है उसको अलग निकाल देते हैं। फिर आगे देखिए हवेत प्राणवायू चे प्रमाण 21% असते ते काढताना अनेक अन्य वायूही त्यात असतात, त्यामुळे रुग्णांना द्याव्या लागणाऱ्या प्राणवायूची शुद्धता किमान 93 असणे अपेक्षित आहे। यानी 93% उसमें क्या होना चाहिए ऑक्सीजन होनी चाहिए, तभी उसका कोई मतलब है, नहीं तो फिर इस प्रकार के ऑक्सीजन सिलेंडर का उस ऑक्सीजन का कोई मतलब रहता नहीं है। तो फिर 2 दिनों तक उसको ट्राई किया, 74% तो मिल रहा था बट उसको कितने पे लेके आना था 93% पे। तो फिर कुछ प्रेशर और शीतकरण किया गया, इसके साथ ही वो कितने पे आ गया 93% की बजाय 95% पर आ गया। तो ये एडिशनल डेटा अगर आप याद रख पाए तो अच्छा है। गेली 2 दिवस प्राणवायूची शुद्धता 74% होती। यंत्र सामग्रीतील दाब आणि शीतकरण प्रक्रियेत बदल करत धाराशिव प्रकल्पातील शुद्धता 95% पोहोचली आहे।
मग याचा उत्तर आहे वरील सर्व। अब इसमें याद करने जैसा शॉर्ट एंड सिंपल आपको याद रखना है, इथेनॉल से ऑक्सीजन यानी प्राणवायु निर्मित का कारखाना कहां पर लगाया गया? देश का पहला तो औरंगाबाद में लगाया गया। फिर ये भी एडिशनल डेटा आपको पता होना चाहिए कि कितनी ऑक्सीजन चाहिए, कम से कम 93% ऑक्सीजन चाहिए किसी बीमार व्यक्ति को देना है तो ही वो उस ऑक्सीजन का कोई मतलब है, अदरवाइज उसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। मग याचा उत्तर आहे का वरील सर्व। याद रखिए, फिर से मैं बता दूं, एग्जाम में इतनी इजी ऑप्शंस आपको देखने को मिलने वाले नहीं है, सिंस मैं आपकी एग्जाम नहीं ले रहा हूं इस वजह से मैंने इजी ऑप्शंस रखे। मग पुढचा प्रश्न बघा, पुण्याचा गिरीप्रेमी संस्थेचं जितेंद्र गवारे या गिर्यारोहकाने सर्वोच्च एव्हरेस्ट शिखरावर आपले पाय उमटवले या संदर्भात सत्य है। तो पहले तो आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लेना है, या मैं तो बोलूंगा कि एकदम ध्यान में रख लेना है, क्योंकि ये इस प्रकार के प्रश्न डायरेक्ट परीक्षा में आ जाते हैं कि वो कौन सा व्यक्ति है हमारे महाराष्ट्र का जिसने माउंट एवरेस्ट सर्वोच्च शिखर है, जानते होंगे आप, हिमालय में उसके ऊपर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, तो वो है जितेंद्र गवारे जी। उन्होंने क्या है, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है और एक संस्था के मार्फत गए थे ये, और वो संस्था का नाम है गिरी प्रेमी संस्था। ये माउंटेनियर्स को प्रशिक्षण देती है, किस प्रकार से चढ़ाई की जाए ये सब सिखाती है। तो इसी के द्वारा जितेंद्र गवारे जी गए थे और उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। और देख लेते हैं इनके बारे में। गवारे यांनी यापूर्वी कंचनजंगा, अन्नपूर्णा आणि अमादबलम या उत्तुंग हिमशिखरांवर यशस्वी चढ़ाई केलेली आहे। यानी इन्होंने कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, अमादबलम ऐसे बड़े बड़े शिखरों पर भी इन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। और देखिए, पुण्यातील बडगाव शेरी येथील जितेंद्र गवारे यांनी नुकतेच जगातील सर्वोच्च 10वे अन्नपूर्णा शिखरावरही यशस्वी चढ़ाई केली। अन्नपूर्णा के ऊपर भी उन्होंने यशस्वीपणे क्या की है, चढ़ाई की है। ये सारी चीजें इसमें याद करने जैसा सिर्फ एक ही पॉइंट मुझे लगता है, वो क्या, एक तो जितेंद्र गवारे जी का नाम और दूसरा एवरेस्ट शिखर पर उन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। और ये भी हो सकता है परीक्षा में आ जाए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा और अमादबलम ये शिखरों पर भी उन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ाई की। मग याचा उत्तर आहे का, दोन्ही बरोबर आहे। पुढचा प्रश्न बघा, उद्योग संघटना असोचम द्वारे दिला जाणारा वुमन इन सायबर हा राष्ट्रीय पातळीवरील मानाचा पुरस्कार यंदा महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक्स असोसिएशनचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वाती देशपांडे यांना प्रदान करण्यात आलं या संदर्भात सत्य है। स्वाति पांडे हैं वो। देखिए, आपको पता होगा हमारे यहां पर है महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक्स एसोसिएशन, जो हमारे यहां पर सहकारी बैंक्स हैं। सहकारी बैंक्स मतलब क्या, जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके बारे में आपने सुना होगा, जैसे डीएनएस बैंक, डोंबिवली नागरी सहकारी बैंक, या फिर कल्याण नागरी सहकारी बैंक, ये आपने नाम सुने होंगे। ठाणे सहकारी बैंक इनका एसोसिएशन है, ठीक है। और वो क्या करता है, इनके ऊपर एक नजर रखता है, एक प्रकार से आरबीआई टाइप के काम करता है। तो आपको पता होगा हमारे भारत में साइबर हमले बहुत बढ़ रहे हैं, खासकर चाइना की तरफ से किए जाते हैं या पाकिस्तान की तरफ से किए जाते हैं, आप सभी जानते होंगे। तो उनको रोकने के लिए एक प्रभावी क्या होना चाहिए, एक प्रभावी उसके लिए तंत्र होना चाहिए जो उसको अच्छी तरह से रोक पाए। तो उसके लिए बहुत अच्छा काम किया है किसने, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक्स एसोसिएशन ने। तो उन्हें एक पुरस्कार दिया गया, विमेन इन सायबर हा राष्ट्रीय पातळीवरील मानाचा पुरस्कार यंदा महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक्स एसोसिएशनचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वाति पांडे इन्हें दिया गया, क्योंकि उन्होंने साइबर हमले रोकने के लिए काफी कदम उठाए, प्रभावी कदम उठाए। इस वजह से हमारे महाराष्ट्र में जो बैंकों में, खासकर जो सहकारी बैंक हैं, उनमें जो साइबर हमले होते हैं वो काफी कम हुए, लगभग ना के बराबर हो चुके हैं। क्योंकि सहकारी बैंक्स में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो इतना, जिसको बोलते हैं, फुल प्रूफ नहीं होता, तो उनमें साइबर हमले करना बहुत आसान है। तो ये एक बहुत बड़ा चॅलेंज था। तो देखिए इनके बारे में पॉइंट्स देखते हैं। सहकारी बँकांना सायबर हल्ल्यापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी केलेल्या उपाय योजना आणि उपक्रमासाठी त्यांची या पुरस्कारसाठी निवड करण्यात आली। ऑब्वियसली साइबर हमले रोकने के लिए उन्होंने काम किया, तो उनको इस पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया।
महाराष्ट्रातील सहकारी बँकाची शिखर संस्था असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक्स असोसिएशनचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलेल्या स्वाती पांडे यांनी सहकारी बँकांवर वाढत असलेल्या सायबर हल्ल्यांना रोखणारी साइबर सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सेंटर अर्थात CSOC, इसको याद कर लेना आपको, CSOC इंपॉर्टेंट है, ये उन्होंने स्थापित किया। क्या? सायबर सिक्युरिटी ऑपरेटिंग सेंटर अर्थात CSOC या प्रभावी यंत्रणेचा कार्यान्वयनाची मोलाची कामगिरी बजावली आहे। म्हणून उन्हें क्या मिला? उन्हें मिला है उद्योग संगठना असोचम का विमेन इन साइबर, ये पुरस्कार दिया गया। काफी इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं इसको, ये भी परीक्षा में आ सकता है। किसे दिया गया? स्वाति पांडे जी को, जो प्रमुख हैं या मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक्स एसोसिएशन की। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर प्रश्न बन सकता है। मग याचं उत्तर आहे का? बरेल, दोन्ही बरोबर आहे। पुढचा प्रश्न बघा, भारताचे माजी फिरकीपटू डॅश यांची पुन्हा एकदा भारतीय महिला क्रिकेट संघाचा मुख्य प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, ये हैं श्री रमेश पवार जी। इनको वापस से भारतीय महिला क्रिकेट टीम का क्या बनाया गया है? मुख्य कोच बना दिया गया है। इनके बारे में और डिटेल आप अगर जानना चाहें तो गूगल सर्च कर सकते हैं। इनका जन्म मुंबई में हुआ है और ये स्पिनर थे, काफी फेमस स्पिनर थे। याद करना चाहे तो कर सकते हैं, तो इतना मुझे लगता है सफिशिएंट है। रमेश पवार, इन्हें क्या भारतीय महिला क्रिकेट टीम का प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।